और क्या हाल है? सब बढ़िया है। क्या चल रहा है? एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए हॉबी टीचिंग चल रहा है। कोचिंग चल रही है सही से? कोचिंग कोचिंग भी बढ़िया चल रहा है। क्या अभी जो नया बैच चालू हुआ है जी जी। तो इस हिसाब मतलब जो अभी जिस हिसाब से पहले से आप कोचिंग को लेके जितनी मेहनत कर रहे हैं, जिस टाइम आपने स्टार्ट किया और अभी कुछ क्या डिफरेंसेस आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है स्टार्ट में जो आपने स्टार्ट किया था कोचिंग उस टाइम और अभी के डेट? स्टार्टिंग तो 2020 में हुआ था और उस टाइम 2 बच्चों से स्टार्ट हुआ। उसी साल कोविड आया, फिर बैच बंद हुए, फिर स्टार्ट हुआ दिसंबर और लगातार 6-6 घंटे 7-7 घंटे की क्लास चली। पॉजिटिव रिजल्ट आया और पॉजिटिव रिजल्ट के बाद ग्रोथ हुआ और अभी अच्छा खासा कोचिंग चल रहा है। चैलेंजिंग क्या आती है सबसे ज्यादा, मतलब अभी आज के डेट में अगर देखा जाए तो एक कोचिंग चलाने में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या आता है? अभी के टाइम में चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बच्चों को गार्जियन कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं और अगर थोड़ी सी कोई भी क्लास वास्ट चली जाती है तो बच्चे नेक्स्ट डे ये सोचते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा वास्ट पढ़ाई हो रहा है। तो ये एक चैलेंज है। और अगर आप एनसीईआरटी को ओरिजिनल पढ़ाएंगे तो वास्ट सीन थोड़ा सा नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि वास्ट टॉपिक आ गया और बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं कि ये टॉपिक थोड़ा सा वास्ट था, बीच में हमने इन किया है क्लास में, तो फिर बच्चों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और ड्रॉप आउट करके चले जाते हैं। तो ये एक चैलेंज है। दिक्कत यहाँ आती है जैसे कि स्टार्ट जैसे मान के चलिए जनवरी से बैच स्टार्ट हुआ, हाँ रेगुलर चल रहा है, हाँ। ठीक है। अब 10 जनवरी के बाद या 20 जनवरी के बाद जो बच्चे आ रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है, हाँ। या फिर जो रेगुलर कर रहे हैं उनके साथ भी ये चीज है। जैसे हकीकत एक बता दें कि मेरे यहाँ जो फर्स्ट ईयर बच्चा पढ़ लेता है, जैसे ज्यादातर हम लोग 11th और 12th को फोकस करते हैं, तो अगर मेरे यहाँ जो बच्चा फर्स्ट ईयर पढ़ लिया वो कभी भी बहुत मजबूरी में किसी दूसरे संस्थान में दूसरे कोचिंग्स में वो जाना पसंद करता है। नहीं तो ये आंकड़ा है हमारे यहाँ कि 99% या 99 पॉइंट समथिंग % जो बच्चे हैं वो फर्स्ट ईयर के बाद हमारे यहाँ सेकेंड ईयर पढ़ना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात उन लोग को उन लोगों की तरफ से ये है कि जैसे वो फर्स्ट ईयर पढ़ लेते हैं तो हमारी भाषा समझने लगते हैं। हम लोग बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, तो बाइलिंगुअल में हिंदी डिफिनीशन, उसमें अंग्रेजी भी होता है डिफिनीशन में थोड़ी सी, और बाकी जितने एग्जाम्पल डेरिवेशन वगैरह जो चीजें होती है वो सब के सब। तो अगर फर्स्ट ईयर पढ़ लेते हैं तो 99 पॉइंट समथिंग % जो है बच्चे हमारे यहाँ रुकते हैं। और इसलिए रुकते हैं क्योंकि अगर वो अच्छे विद्यार्थी हैं तो एक तो अंग्रेजी का उनको थोड़ा सा माहौल मिल जाता है। हम 100% तो नहीं कहेंगे लेकिन 30-40 और 50-60%, 40 to 60% का अंग्रेजी माहौल मिल जाता है, जिससे बच्चों को थोड़ा सा ग्रूम होने का मौका मिलता है और शायद उनको क्लास अच्छा लगता है इसलिए छोड़ के नहीं जाते हैं। लेकिन अगर कोई स्टार्टिंग में बच्चा ना आकर के 12th क्लास में और बीच में आता है और बच्चा अगर पढ़ने में थोड़ा सा ठीक हो, सिंसियर हो, तो हमारे यहाँ रुक जाता है। अन्यथा बहुत डल बच्चे अगर बीच में आते हैं और रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करते हैं तो चले जाते हैं। ये एक चैलेंज है। जो ऐसे डल बच्चे आते हैं, सपोज जैसे मान के चलिए कोई बच्चा आता है वो 11th नहीं पढ़ा, सब 11th नहीं पढ़ा, ज्यादातर होता है 11th बोर्ड नहीं है तो बोर्ड तो फोकस नहीं करता है। 25-30% ऐसे लोग हैं जो 12 पढ़ेंगे एक ही बार, डायरेक्ट 12 पढ़ के एग्जाम देना है। उस केस में अगर वैसे बच्चे आते हैं जो डायरेक्ट 12 में एडमिशन आपके पास कोचिंग में आते हैं और वो पढ़ने में थोड़ा सा डाउन है, ठीक है, मतलब वो एवरेज है, उनको कैसे अपील करते हैं उस बच्चों को? जैसे वो बच्चे अगर स्टार्टिंग से आ जाए मेरे पास, अगर
2 जनवरी या 5 जनवरी या 10 जनवरी से बैच स्टार्ट हुआ और स्टार्टिंग से आ जाए, और हमारे यहाँ अगर 10 दिन स्टेबल हो जाए तो हम लोग उनको डील कर लेते 10 दिनों में, क्योंकि उन 10 दिनों में वो हमारी लैंग्वेज समझ लेते हैं, हमारे लिखने का तरीका समझ लेते हैं, हम आने वाले टॉपिक के लिए क्या तैयार करके आएंगे वो बता देते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग उनको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि लगातार जो टॉपिक चल रहा है इसके अकॉर्डिंग आपको धीरे 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 आगे बढ़ना है। और अगर आप रेगुलर रहते हैं तो जैसे ये बच्चे जो 11वीं क्लास में पहले पढ़े हैं, पढ़ चुके हैं, वो अगर अच्छा कर पा रहे हैं तो आप भी अच्छा कर पाएंगे, ऐसे डील हो जाती है। और बीच में अगर बच्चे आते भी हैं तो अगर मेहनती हूँ, थोड़े से डन लेकिन मेहनती हूँ, तो हमारे यहाँ बच्चे रुकते हैं और अच्छा खासा रिजल्ट होता है। अभी अब मान के आपने 2020 में कोचिंग चल, जी 20 से अभी तक का जो रिजल्ट रेशियो क्या रहा है? मेरे यहाँ 2022 में एक बच्ची फेल हुई थी और 2024 में एक बच्चा फेल हुआ था। अभी तक 2 रिजल्ट ऐसा रहा है जिसमें बच्चे एकदम फेल हो गए, और वैसे बच्चे फेल हुए हैं या वैसे बच्ची फेल हुई है जो पढ़ने में बहुत ही कमजोर थी। मतलब हम लोग यूं कहें तो लिखने में भी थोड़ा सा शऊर नहीं था, और शऊर नहीं कहेंगे यानी कि बहुत कमजोर थी, लिखावट भी अच्छी नहीं थी। तो किसी का 3-4 नंबर से तो किसी का 1 या 2 नंबर से, ऐसे 2024 में फेल हुआ। एक तो रेगुलर क्लास नहीं करना था उसको, और दूसरी बात ये कि राइटिंग बहुत ही पुअर थी, और तीसरी बात ये अगर क्लासरूम में कोई भी चीज़ पढ़ाई जाती थी तो फिर उसका रिवीजन उसके अकॉर्डिंग नहीं होता था या हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता था, ये रीज़न है। मतलब ओवरऑल अगर देखें तो 2020 से जो अभी तक का रिजल्ट है मतलब सही है। बिल्कुल हाईएस्ट सही। हाईएस्ट क्या परसेंटेज रहा अभी तक? अभी हमारे यहाँ से 2023 बैच में, 2000 शायद 22 बैच में 444 नंबर सबसे हाईएस्ट रहा 10th क्लास में, और 12th क्लास में इस साल 2024 में, इस साल नहीं कहेंगे, 2024 में हमारे यहाँ से 436 हाईएस्ट रहा, जो कि अपना जो हाई स्कूल अंदर हाई स्कूल है उसमें बच्ची टॉपर रही है। हाई स्कूल का? हाँ, तो नाम है निक्की कुमारी, आंध्र बाजार की ही है, पढ़ने में ठीक थी, और रेगुलर क्लास मेंटेन करना उसका एकदम स्वभाव था, और जितना हम लोग कहते थे उतना करती थी, रिजल्ट बेहतर रहा। मतलब ओवरऑल अपन अगर ये देखा जाए कि जो बच्चा मान लो एवरेज ही है या फिर जो एक्सीलेंट है तो खैर उनका तो और कोई बात करता है, उन पे तो हम मैं भी नहीं जाऊंगा, वो ठीक है अपने जगह पे, वो कर लेते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जो एवरेज बच्चा अगर रेगुलरिटी मेंटेन करे, हाँ, चीजें फोकस रखे, हाँ, तो रिजल्ट में उसका कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। बहुत बेहतरीन रिजल्ट होगा, क्योंकि जितना हम लोग दे पा रहे हैं एज ए एनसीईआरटी, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम, आपके नीट एग्जाम, आपके जेई एग्जाम, आपके बिहार बोर्ड के बीसीसी जो एग्जाम है या पैरामेडिकल का एंट्रेंस है, सब में एनसीईआरटी को फोकस किया जा रहा है। तो हम लोग टोटली एनसीईआरटी लेके चलते हैं और 100% पढ़ा देते हैं, और टॉपिक तो चलता ही है। एक्स्ट्रा जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक पूरा हमने सॉल्व कर रखा है पहले से ही, और एक क्वेश्चन अगर है उसमें 4 ऑप्शन है तो चारों का रीजन, ये इस क्वेश्चन का जवाब होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, अगर ए ऑप्शन सही है तो क्यों ऑप्शन सही है, सारे डिटेल उसमें मौजूद है। तो कुछ हेल्प उससे मिल जाती है बच्चों को, क्योंकि क्वेश्चन बाद में बच्चे रटना शुरू कर देते हैं, तो ये हम लोग प्रीफर नहीं करते, हम लोग बता देते हैं कि ये मौजूद है, आप इससे पढ़ सकते हैं। क्लासरूम में जो चीजें चलती है वो तो चलती ही हैं। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं 2 नंबर के, 5 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको भी हम लोग सॉल्व कराते हैं, पूरा डिटेल सिलेबस देते हैं, और डिटेल सिलेबस दे करके लगभग लगभग
25 तारीख तक हम लोग पूरा रिवीजन करा करके और फिर बच्चों को छोड़ते हैं। अभी शायद 1 फरवरी से 12 का एग्जाम होने वाला है। एक से 1 स्टार्ट। फरवरी से स्टार्ट होने वाला। अब जो अभी जो 12 के बच्चे एग्जाम दे रहे हो लोग अभी अभी आ रहे हैं। अभी मेरे पास लगभग 60% बच्चे, 70% बच्चे आ रहे हैं। कुछ बच्चे नहीं आते हैं। जैसे जनवरी स्टार्ट होता है 10 तक आने के बाद फिर नहीं आते। उनमें से 70% बच्चे जो हमारे पास थे वो आ रहे हैं और अभी रिवीजन चल रहा है और जितने क्लासेस हैं वो सारे के सारे रिवीजन प्रोसेस में हैं और उम्मीद है कि इस साल भी रिजल्ट बेहतर होगा। एक होता है एक मेंटलिटी होता है बच्चों का जो अभी जो ये जैसे होता है जैसे एग्जाम आता है वो जितने पढ़े लिखे रहते हैं ना उसको छोड़ के वो एक गाइड के पीछे फोकस करने लगे रहते हैं। ये ऐसा क्या मेंटलिटी और क्यों अगर वो कर रहे हैं तो या सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी देख अभी ज्यादातर बच्चे होंगे ना वो सारा अपना पढ़ाई लिखाई जो कोचिंग की होती है कॉपी किताब बस एक जगह रख देंगे एक गाइड ले लेते हैं। तो वो बच्चे जो ऐसा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या फिर उनको कैसे क्या करना चाहिए आप उनको कुछ बताइए कि वो कैसे फोकस कर सकते हैं। अगर अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है कि साल भर का सिलेबस पढ़ा, पूरे 1 साल सिलेबस पढ़ा और 1 साल सिलेबस पढ़ने के बाद कॉपी को दरकिनार करके सेट रख दिया और फिर मार्केट में जितने गेस हैं गाइड तो होता है ना बहुत लोग ऐसे बोलते हैं काम करो 5 साल का पेपर उठाओ उसको बनाना स्टार्ट करो और इसी का बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं अगर आप उनको सही गाइडेंस दे सकते हैं जो अभी एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए शायद बेनिफिट होगा क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत करते हैं। मैंने भी ऐसे बच्चों को देखा है या फिर हो सकता हो ऐसे कर रहे होंगे बच्चे तो उनको कुछ आप गाइडेंस दीजिए। गाइडेंस यही है कि आप पूरे अपने सिलेबस को पढ़ें, पूरे जो साल भर आपने आप अपने टीचर से आपने जहां भी पढ़ा हो तो कॉपी को पढ़िए और अगर डिटेल सिलेबस उन्होंने पढ़ाया है तो आप कॉपी को पढ़ के बेहतरीन रिजल्ट ला सकते हैं। जो निकी कुमारी 2024 में हमारे यहाँ से हाई स्कूल टॉपर रही, अंदर हाई स्कूल टॉपर रही, तो उसने कहीं गेस गाइड कुछ नहीं खरीदा। क्वेश्चन बैंक एक एक जरूरी चीज होती है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ताकि विद्यार्थी को समझ में आए, तो उसने क्वेश्चन बैंक लिया था लेकिन कोई गेस कोई गाइड इधर उधर की कुछ नहीं और पूरा उसने कॉपी पर फोकस किया, क्वेश्चन बैंक पर थोड़ा फोकस किया और रिजल्ट आपके सामने है। तो मैं यही कहूंगा प्रत्येक विद्यार्थी को कि आप अपने कॉपी पर फोकस करें जो आपने साल भर में पढ़ा है, चाहे आपने कहीं से भी पढ़ा हो और इधर उधर की चीजें ना गेस के चक्कर में पड़े, ना किसी और मॉडल सेट के ये मॉडल सेट ये मॉडल सेट ये मॉडल सेट, मार्केट में बहुत सारी मॉडल सेट है उनके चक्कर में ना पड़े, एनसीईआरटी को फोकस करें। और अगर आपको लगता है कि पूरा सिलेबस आपने कवर कर लिया है तो फिर आप किसी भी मॉडल सेट को अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास टाइम है हम बना सकते हैं तो आप बनाइए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अनुभव हो सकता है। सिलेबस कवर करने के बाद अगर उनको लगता है कि अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि मैंने सिलेबस कवर कर लिया है हाँ। तो जाके वो मॉडल पेपर या गेस पेपर हो उसको बना सकते हैं। उसको लास्ट में प्रेफरेंस देना है। ऐसा नहीं कि सारी चीजें हटा के पहले मॉडल सेट लेके आ जाए, ऐसा नहीं है। आपसे सवाल अगर बनेगा भी तो फिजूल जाएगा या नहीं भी बनेगा, क्योंकि मॉडल सेट में क्वेश्चन थोड़े से फास्ट दे दिए जाते हैं ताकि आपको डर आपके अंदर भर दिया जाए और फिर आप उसको रटते रहें ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाता है राइटर के द्वारा या पब्लिकेशन राइटर के द्वारा। तो मैं ये तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मॉडल सेट की तरफ ना भागे, आप एनसीईआरटी की तरफ भागे, आप अपनी कॉपी की तरफ भागे, रिजल्ट बेहतर होगा। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं केमिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ और एज ए स्टूडेंट अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, अभी पढ़ाई मेरी जारी है। टीचर अभी मैं नहीं कहूँगा इसलिए कि सीखना बहुत है, अभी अपने ऊपर बहुत सारा अभी काम करना है, तो जो कुछ भी आता है वो विद्यार्थी को दे देते हैं। अभी आप तो मतलब मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट फोकस पूरा केमिस्ट्री हाँ, पर है। केमिस्ट्री। आपका जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे भी केमिस्ट्री से ही क्लासेस चलती है। हाँ। जो बताएंगे अपने यूट्यूब के बारे में जिनको मान के चलो केमिस्ट्री पढ़ना होगा वो वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं यूट्यूब में। वहाँ पे चीजें एक रेफरेंस और एक मतलब जो ढंग से चीजें समझाई जाती है आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो एक बार अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं। जैसे मेरे यूट्यूब चैनल का पहले नाम था वीवो केमिस्ट्री। वीवो का मतलब होता है लिविंग, लिविंग का मतलब जिसमें आप जो काम करें उसमें आप
सुकून महसूस करें और उसमें जिंदा रहें आप। ऐसा नहीं कि कोई काम करे और फिर बहुत ही लेजीनेस फील होने लगे। तो मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है शुरू से ही, और तो इसलिए मेरे चैनल का नाम था वीवो और केमिस्ट्री वर्ल्ड, उसमें हमने जोड़ा था तो वीवो केमिस्ट्री। अभी मैं उसको थोड़ा सा ब्रॉड करने जा रहा हूँ, तो ये बात की अभी प्लानिंग है, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में वेबसाइट और आप तो बेहतर जानते हैं वेबसाइट वगैरह में दिक्कत होगा, क्योंकि वीवो किसी कंपनी का नाम है पहले से, तो उसमें मुझे हो सकता है समस्या है। वीवो केमिस्ट्री समस्या नहीं आएगी, केवल वीवो में समस्या आएगी। अगर आप वीवो केमिस्ट्री रखें तो उसमें समस्या नहीं आएगी। तो चाइना में ये वर्ड थोड़ा सा ज्यादा फेमस है, अपने यहाँ वीवो का मतलब लोग मोबाइल ही समझते हैं, और एजुकेशन के पर्पज से मैं जा रहा हूँ इस फील्ड में वीवो को लेकर के, वीवो वर्ड को लेकर के, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी जो मेरे चैनल का नाम है वो शमशेर अली केमिस्ट्री है, जो मेरा नाम है शमशेर अली। तो मतलब अभी सर्च करना होगा तो यूट्यूब पे जाके शमशेर अली केमिस्ट्री सर्च करना पड़ेगा। आप वीवो केमिस्ट्री या शमशेर अली केमिस्ट्री आप सर्च करिएगा, मेरा चैनल आ जाएगा, वहां से आप बेहतर कंटेंट पढ़ सकते हैं। बिहार बोर्ड के लगभग लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मौजूद हैं, A to Z क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मौजूद है, और बेहतरीन सॉल्यूशन मौजूद है। आप उसमें अगर बीच में आपने ड्रॉप भी कर दिया होगा कुछ, तो हो सकता है आपका सिलेबस उसमें कवर हो जाए, क्योंकि डिटेल नॉलेज है उसमें, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए, एक तो है कि आपने केमिस्ट्री का तो सॉल्यूशन दे दिया जी। टीचर, आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ, इन मान के चले सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत क्या पता है, फिजिक्स में ही होती है। फिजिक्स थोड़ा सा एक अनबैलेंस सब्जेक्ट लगता है मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बच्चों को फिजिक्स में ही आती है। जो एवरेज बच्चे मतलब 90% 80% बच्चों को, उनके लिए कुछ आप। अब देखिए, मेरे यहाँ जो टीचर हैं दिनेश जी, तो मुझे लगता है कि जहां मैं फिजिक्स पढ़ा 11th-12th, उनसे तो ये बेहतर पढ़ाते हैं, और उनका फोकस केवल फिजिक्स पे, जैसे मेरा फोकस केमिस्ट्री पे, उनका फोकस केवल और केवल फिजिक्स पे, और फिजिक्स इतना ढंग से पढ़ाते हैं कि क्लास में सारा डाउट क्लियर कर देते हैं, समय से सिलेबस खत्म कर देते हैं, और रिवीजन पर डे कम से कम एक चैप्टर रिवीजन भी करा देते हैं। तो फिजिक्स में हमारे यहाँ किसी भी बच्चे से आप पूछिएगा कि तुमको फिजिक्स में दिक्कत है, तो शायद एक आध बच्चा अगर बता पाए कि हाँ दिक्कत है, नहीं तो 90% या 99% कह लीजिए, 99% बच्चे कहेंगे कि फिजिक्स बहुत इजी है। अब समस्या कहाँ आती है, बायोलॉजी के बच्चों को थोड़ा ज्यादा समस्या आती है, क्योंकि उनको थोड़ा सा मैथमेटिक्स ढंग से मिलता नहीं है, सीधा सीधा वो फिजिक्स पढ़ने आते हैं। तो उस समस्या का निदान ये है हमारे यहाँ कि जब मेरे यहाँ सिलेबस स्टार्ट होता है, जैसे 11th क्लास से स्टार्ट हुआ, तो मेरे यहाँ जैसे 11th क्लास से स्टार्ट होगा तो वो मैथमेटिकल फिजिक्स पहले पढ़ाते हैं। शायद ये वजह है, ये भी एक वजह है, जो स्टार्टिंग में मेरे यहाँ बच्चे आते हैं और देखते हैं कि फिजिक्स में मैथ पढ़ा रहे हैं, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कहते हैं कि फिजिक्स में मैथ पढ़ा रहे हैं तो इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन आप बताइए कि अगर कोई बच्चा 11th क्लास में आ रहा है और उसको मैथमेटिकल फिजिक्स ना पढ़ाया जाए, यानी फिजिक्स में यूज होने वाले जो मैथमेटिक्स हैं उनको ना पढ़ाया जाए, तो फिर तो उनको दिक्कत होगा। तो इसलिए पहले हम उनको बोल रखे हैं, या उनका मन भी कहता है कि हमको पढ़ाना चाहिए, और पढ़ाते हैं स्टार्टिंग में ही। 12th क्लास जब स्टार्ट होता है तो 11th क्लास में जो पढ़ाई हुआ ठीक है, 12th क्लास जैसे स्टार्ट हुआ तो जितनी जरूरत है 12th क्लास में मैथमेटिक्स की चीजों की, तो पहले स्टार्ट करते हैं, उसको खत्म करते हैं, खत्म होने के बाद फिर सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो ये एक तरीका है हमारे यहाँ जिससे बच्चे एकदम सेटिस्फाइड रहते हैं। और शायद ही कोई बच्चा ऐसा होता है कि कहता है कि हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो दिक्कत वाले बच्चों का आप लोग क्या करते हैं, उनको कैसे, उनका जैसे अब शायद वाला जो वर्ड है, इसमें ऐसे बच्चे होते हैं जो रेगुलर नहीं आते। अगर रेगुलर कोई भी विद्यार्थी नहीं आए तो फिर उसका कोई निदान नहीं। तो फिजिक्स के टोटल कॉन्सेप्ट को हम लोग शायद ऑनलाइन भी लेके आएंगे,
तो अब धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज को लेकर के आए ऑनलाइन, और जिनको दिक्कत होगा उनको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे और आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मतलब फ्यूचर में हाँ, हर एक सब्जेक्ट की मतलब वो जो ऑनलाइन चीजें अवेलेबल हो जाएंगी आपके कोचिंग के हाँ, थ्रू या आपके थ्रू आने वाले 1 साल के अंदर अंदर सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। जिस एरिया में कोचिंग है, जहाँ पे अभी कोचिंग चलती है, जी जी, यहाँ या फिर वो छोड़िए एरिया की छोड़िए, अपने यहाँ की जो एक मेंटेलिटी है ना, या गार्जियन की मेंटेलिटी देख लीजिए, या स्टूडेंट की मेंटेलिटी देख लीजिए, या टीचर की मेंटेलिटी देख लीजिए, उस मेंटेलिटी के हिसाब से पता है क्या होता है, बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उनको कहाँ जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या फिर कौन कौन से कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। वो एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट उनका होता है कि मुझे ये पढ़ना है, घर वालों ने बोल दिया आपको इंटर में आप मैट्रिक पास किया, आपको साइंस लेना है, साइंस उन्होंने ले लिया, बट उनको आगे की चीजें पता नहीं रहता। इस बीच का जो उनका वो मेंटेलिटी है, और या फिर गार्जियन से जो सपोर्ट है, उसमें उन लोगों को वो सपोर्ट नहीं मिल पाता, या फिर वो गाइडेंस नहीं मिल पाता है। अब ऐसे बच्चों के लिए, अगर जो ऐसे बच्चे अभी जैसे मैट्रिक एग्जाम देंगे, उनको साइंस दिला दिया जाएगा, उनको वैसे बच्चों के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अपने हिसाब से चूज करे, कैसे क्या चीजें करे, उनको आप कुछ बताएंगे? जैसे जैसे आप 10th क्लास पास आउट करते हैं, और पास आउट करने के बाद आप ये चेक करिए कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है। जो भी आपने 10th क्लास में पढ़ा, आपने साइंस में फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स पढ़ा, आपने एसएसटी में हिस्ट्री पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, संस्कृत पढ़ा, हिंदी पढ़ा, जो कुछ भी आपने पढ़ा, उसमें आप चेक करिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा था और मुझे करना क्या है। तो पहले तो मुझे करना क्या है ये चेक कर लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये चेक कर लीजिए, अपने यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं उनको तो इस चीज में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है कि मुझे करना क्या है। सबसे ये सभी बच्चों का एक कॉमन प्रॉब्लम है। अगर यहाँ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने गार्जियन से पूछिए कि मुझे ये करना है। अगर आपको लग रहा है अंदर से कुछ, अगर मोटिवेशन आ रही है अंदर से कि ये मुझे करना है, और आप गार्जियन से उसको कंसल्ट करिए कि मुझे ये करना है, क्या ये बेहतर रहेगा, या वैसे भैया या दीदी से या टीचर से किसी आप कंसल्ट करिए कि क्या ये करना मेरे लिए बेहतर रहेगा। बशर्ते आपकी इसमें रुचि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को देख के और ये कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लिए या कोई भी काम उठा लिए और आपने करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आप पहले रुचि चेक करिए, अपनी इंटरेस्ट चेक करिए, फिर उसके लिए कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। जैसे आपको मान लीजिए सिविल सर्वेंट बनना है, तो मैं सजेशन दे दूंगा आपको कि आप आर्ट्स पढ़िए। 11th 12th में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट हैं वो रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे साइंस बैकग्राउंड में जाना चाहिए, या कुछ अच्छा एक इंजीनियर बनना है, या एक अच्छा डॉक्टर बनना है, तो आप साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उसको इंक्लूड करके और ईमानदारी से पढ़िए। तो ये मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा आपके लिए। लेकिन अंत में ये दिमाग में जरूर रखिएगा कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने सिलेक्ट किया था, और अगर आपको रिजल्ट बेहतर नहीं आए तो उसके लिए आप ही जिम्मेवार होंगे। तो अच्छे से उसको तौल के, जैसे कहा जाता है ना, किसी बात को तौल तौल के कहा जाए तो बात अच्छी होती है। तो आप अपने बात को तौल के और फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुनिए, और मुझे लगता है कि उसमें आप बेस्ट करेंगे अगर आपके अंदर से आवाज आ रही है तो। अगर किसी के सुने सुनाई बातों को आपने दिमाग में फिट कर लिया है तो उस पर नहीं जाना है। तो ये मेरी तरफ से ये सजेशन है। एक आपकी जर्नी है। जी जी, हम साथ पढ़े हुए हैं, जी। बैचमेट हम लोग, हमने तो जानते हैं आपको, स्टार्ट से जानते हैं, साथ पढ़े हमने, अभी तक जो आपका जर्नी है उसको हमने तो देखा हुआ है। जी जी, जब हम वो एक बॉन्ड है ना, हम लोग के साथ पढ़े हुए, तो हम एक चीजें देख रहे हैं उस टाइम से और अभी तक का हमें दिख रहा है। लोगों को आप अपने थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए, स्टार्ट कहाँ से और कैसे
स्टार्ट किया है। आज एक वीवो केमिस्ट्री से यूट्यूब चैनल चल रहा है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी है, वो चल रहा है। कोचिंग भी आप सक्सेसफुली अच्छे से चला रहे हैं। तो ये जो स्टार्ट और अभी के बीच की जो जर्नी है, और उसमें क्या क्या आपके बीच की दिक्कतें आई, कैसे उसको आपने सॉल्व किया, कैसे आगे उसको लेके आए, इस ये जर्नी के बारे में कुछ बताइए। तो 2012 में हमने 10th फाइनल किया, वहां से स्टार्ट हमने किया और गांव में हमने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। और फिर 14 में हमने आईएससी दिया। मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स था, इंग्लिश और हिंदी था। उस समय 150 नंबर के इंग्लिश होते थे। तो 14 में हमने आईएससी पास आउट किया। फिर 14 और 15 मैंने आईटीआई का एंट्रेंस एग्जाम होता है कैट के थ्रू, आईटीआई कैट उसको कहते हैं। आज के टाइम में पता नहीं क्या है, बीसीसी के थ्रू ही शायद लिया जा रहा है। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। हमने सेलेक्ट किया डीजल मैकेनिक, उसमें हमने आईटीआई किया। और मैं अपने सिवान डिस्ट्रिक्ट का जो गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज है उसमें 2015 में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा। उसके बाद मेरी जर्नी थोड़ी सी कठिन रही। बीच में हमने पढ़ाई थोड़ा सा ड्रॉप आउट किया और कुछ घर की दिक्कत थी, इसकी वजह से फिर हमने ग्रेजुएशन किया, बीएड कर रहा हूँ। कोचिंग की जर्नी की बात है तो मैं अंदर में 15 से पढ़ाना स्टार्ट किया, 2015 से। कौन सी कोचिंग से स्टार्ट किया? और उस समय देवेश सर और गुड्डू सर की एक कोचिंग चलती थी, दृष्टि। अच्छा। तो उसमें हमने स्टार्ट किया और फिर हमने रघुनाथपुर पढ़ाया। फिर हमने कई और छोटे छोटे गांव में हमने पढ़ाया, फिर अंदर पढ़ाया। 2018 में मैं अंदर थोड़ा शिफ्ट हुआ अपने एक मित्र के साथ। आदर्श कोचिंग हमने ज्वाइन किया धर्मेंद्र सर की वजह से। फिर हम लोग, सोनू सर थे, मैं था, धर्मेंद्र सर थे, दिनेश सर को हमने ज्वाइन किया और बाकी और लोग, सनोज सर थे। तो सारे लोग मिल करके हमने कोचिंग स्टार्ट किया। कुछ इशू आया, वही कोरोना इशू आया। फिर इशू आया तो देखा गया कि भाई कोचिंग डगमगा रहा है, क्योंकि ऑफलाइन सेंटर सारे बंद हो चुके थे। तो फिर 2020 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हुई और 2 बच्चों से स्टार्ट हुआ। और जर्नी अभी ये है कि हमारे यहाँ ये जो आपने ये जो बताया, ये यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? अब यूट्यूब की जर्नी में बता, जैसे 2018 में मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं पढ़ाना छोड़ दिया था। 1 से 1.5 महीने के लिए मैंने पढ़ाना छोड़ा। तो एक बगल का भतीजा है, उसने बताया कि यूट्यूब पे ऐसे वीडियो डलता है। तो हमने सोचा भाई हम भी डाल सकते हैं इसको। बना के किसी दूसरे के मोबाइल से हमने बनाना शुरू किया। उस समय फोन था नहीं, तो अच्छा फोन नहीं था, एक कैमरा, अच्छा कैमरा वाला फोन नहीं था। तो 2018 में 29 दिसंबर, शायद 29 नवंबर को पहला वीडियो हमने डाला था। फिर अच्छे कैमरा वाला फोन नहीं होने की वजह से बीच में हमने ड्रॉप किया। फिर कोरोना आया। कोरोना में हमने लगातार सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन का हमने वीडियो डाला और फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। लगभग 1 साल में मेरे 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर हमारा पूरा हुआ। आमतौर पर आपको पता होगा कि एजुकेशनल कंटेंट पे अगर कोई एक बार पिन करता है तो फिर दोबारा वापस नहीं आता, क्योंकि जैसे 12th क्लास पास आउट कर गया तो खासकर उस टाइम मैं बिहार बोर्ड के बच्चों को ही गाइड कर रहा था। कोरोना में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग 3-4 हजार बच्चों को हमने पढ़ाया फ्री ऑफ कॉस्ट, और अपने ही चैनल पे पढ़ाया। और इस चैनल पे, जिसको शमशेर अली केमिस्ट्री या वीओ केमिस्ट्री कह सकते हैं, इस पे बिहार के लगभग अलग अलग जिलों से बच्चे पढ़े। और जो भी बच्चे पढ़े पॉजिटिव रिजल्ट आया, पॉजिटिव रिव्यू आया।
और उसके बाद कोचिंग की वजह से मैं उसको बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो अभी जर्नी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन यूट्यूब को कंटिन्यू करना है। वन मैन आर्मी हूँ घर पे, तो इसलिए टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, लेकिन अभी स्टार्ट करना है फिर से। कुल मिला के चीजें बैलेंस चल रही है। हाँ, कुछ इंटरेस्टेड आगे कुछ अभी जो अभी करना है तो उसको डिस्क्लोज नहीं करूँगा, और कुछ बड़ा ही होगा। शादी कब तक कर रहे हैं? शादी के लिए क्योंकि हम लोग के बैच में लगभग सबका शादी हो गया है, हम 2-4 ही लोग बचे हुए हैं। शायद तो अब इसके लिए जब शादी होगा तो यूट्यूब सबको पर बता पता दिया चलेगा। जाएगा। बिल्कुल सबको शादी पता हो रही है, चलेगा। सबको आना है। बिल्कुल। एक इशू है, मतलब जैसे एज ए टीचर मैं आपसे चीजें पूछ रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कि बच्चे या बच्चियां, वो खासकर अभी जो 17, 18, 20 साल के जो बच्चे हैं, ये इनके एक प्रॉब्लम है। चाहे बहुत छोटे बच्चों का ही ले लीजिए, हर एक एज में ये मतलब किसी एज गैप नहीं है कि इस एज में ही है, मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। हाँ, ठीक है, आज के डेट में जी। बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल। और वो हर एक एज के, चाहे छोटे बच्चे हो, वो उनका अलग, उनका अपना तरीके का मेंटल हेल्थ है। थोड़े से जो बड़े हैं उनका अलग मेंटल हेल्थ है, जो अभी कॉलेज स्कूल में है उनका अलग मेंटल हेल्थ है, एजेड है उनका। लेकिन जो सबसे ज्यादा इशू हो रहा है ना आज के डेट में, जो एज गैप 15 से 25 के बीच का है, सबसे ज्यादा ये चल रहा है। हाँ, यहाँ पे बच्चों को समझ नहीं आती है चीजें, वो गलत चीजों में भी उनका मेंटल हेल्थ चल रहा है, गलत चीजों से ही चल रहा है, या फिर रिलेशनशिप की वजह से मान लीजिए चल रहा है। अब ऐसे बच्चों को अभी जो ये इशू है ना, वो किसी को बता नहीं पाते हैं। बिल्कुल। डिप्रेशन जिसको अपन सिंपल शब्दों में हाँ, बोलते हैं, जिसको हाँ। डिप्रेशन बोलते हैं, वो किसी को बता नहीं सकते हैं, बिल्कुल। नहीं बता पाते हैं। वो दोस्त को भी नहीं बताएंगे, मजाक के पात्र बन जाएंगे। बिल्कुल। घर में किसी को तो बता ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे बच्चों को या फिर ऐसे जो हैं उनको क्या चीजें इस पे करना चाहिए? आप एज ए टीचर, आप एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस पे कैसे, क्या उन लोगों को चीजें बताना चाहिए? मतलब मेंटल हेल्थ एक बड़ा इशू है, तो अगर मेरे हिसाब से उसको थोड़ा सा एज क्राइटेरिया में हम बांट रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा 8 से 12 साल के बीच का है और पढ़ाई कर रहा है, तो एज अ गार्जियन, या अगर आपका, मैं ये कहूँगा कि अगर आपका कोई बच्चा या बच्ची है तो उसको बहुत ज़्यादा टास्क वगैरह के चक्कर में डांटे नहीं, और बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर बना के ना रखें कि बेहतरीन रिजल्ट लेके आना है। क्योंकि आज तक जो हमने देखा है, बेहतरीन रिजल्ट से कोई आज तक तोप नहीं बना है। और हमने देखा है कि जो एकदम एवरेज विद्यार्थी थे वो लाइफ में बहुत बेहतर कर रहे हैं, या बिल्कुल डल विद्यार्थी थे लाइफ में बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा जो जिसको मेरिटोरियस कहा जाता है, मतलब मेरिट वाले विद्यार्थी जो, तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस झेल रहे हैं। उनके ऊपर एक स्ट्रेस, एक प्रेशर, मेंटल प्रेशर ये था गार्जियन की तरफ से कि आपको जितने बच्चे हैं उनसे बेहतरीन रिजल्ट लेके आना कितने है। परसेंटेज लाने हैं? तो हाँ, तो वही परसेंटेज, वही बात। हाँ। तो उसमें आप बहुत ज्यादा बच्चों के ऊपर प्रेशर ना बनाएं। ये 8 से 12 का क्राइटेरिया है, या आप इसको 1-2 साल और बढ़ा सकते, घटा सकते हैं। 10, 12 तक है। 10th क्लास तक आप इसको मानिए। अगर 10th क्लास में आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं है पढ़ाई लिखाई में, और उससे आप ईमानदारी से पूछते हैं कि क्या बेटा या बेटी आपको समझ आ रहा है, आप बेहतरीन इसमें कर पाओगे, अगर उसका ना जवाब आता है तो फिर आपको उसको डांटना नहीं, ये प्रेशर बना के नहीं रखना है कि नहीं, अगर तुम्हारे 40% आ रहे हैं तो तुमको 90% तक जाना है। वो बच्चा कितना भी आप कोशिश कर लीजिएगा, कितना भी प्रेशर बना लीजिएगा, वो टूट जाएगा अंदर से, लेकिन वो 90% तक पहुंच नहीं पाएगा। हो सकता है कि 40 के बजाय वो 50 लेके आ जाए, 60 लेके आ जाए, लेकिन 90 तक अगर आप कोशिश करिएगा कि बहुत ज्यादा हंटिंग कर ले उसको और उसके बाद उस पर प्रेशर बना ले, कोई फायदा नहीं है। तो ये हो गया 12 से, यानी 8 से 12 या 14 साल के बच्चों के। अब रहा बात
अब 14 के बाद 20 तक की बात कर लेते हैं। इसमें किसी विद्यार्थी को एक सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। एरिया तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपका कैरियर बनता है। मजे की बात क्या है कि अपना जो माहौल है, गांव के जितने विद्यार्थी हैं या शहर के भी कह लें, 14-15 साल की उम्र तक ये पता नहीं होता कि हमको क्या करना है। ये मजाक की बात नहीं है, ये 100% सही बात है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है और लगभग लगभग सबके साथ ऐसा होता है। तो अगर आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुन रहे हैं तो ये दिमाग में रखना है कि यही मेरा कैरियर है और उसके अकॉर्डिंग जी तोड़ मेहनत करनी है। क्योंकि आपको 15 साल के बाद आपको कोई समझाने नहीं जाएगा, आपको खुद समझना है और आपको अपने ऊपर काम करना है। अगर ऐसा हो तो शायद आप मेंटल हेल्थ एक बेहतरीन रख पाएंगे और आपको डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं आएगी, क्योंकि आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। आपको उसमें रुचि है, आपको उसमें मजा आ रहा होगा, तो आपको डिप्रेशन मेरे हिसाब से नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे के देखने मात्र से आपने कैरियर सिलेक्ट कर लिया और आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है और फिर आपसे 10 घंटे 12 घंटे उसमें काम कराया जा रहा है, या पढ़ाई को ही ले लिया जाए, आपका मन है सिविल सर्वेंट बनने का और आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स चुन लिया, तो फिर उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। वो आपका ही सिलेक्शन है। अगर आपने उसको सिलेक्ट किया है तो जो डिप्रेशन होगा वो आपको झेलना पड़ेगा। तो थोड़ा देख करके ये चेक करना है कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मुझे रुचि क्या है, और उसके बाद आपको काम करना है। डिप्रेशन का डी आप भूल जाएंगे क्योंकि उसमें आपको मजा आ रहा होगा उस काम को करने में। इसके बाद बात करते हैं हम लोग 20 से 25 की। 20 से 25 में क्या है, देखिए, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूं। जब मैंने 2014-15 में मैंने आईटीआई किया तो किसी के कहने पर मैंने आईटीआई किया और मुझे ये कहा गया कि रेलवे डिपार्टमेंट में अच्छी खासी वैकेंसी आती है लोको पायलट की, उसमें आप कर लीजिए, आपका हो जाएगा, पढ़ने में ठीक है। जबकि 2015 में मुझे ये लगने लगा कि जो जनरल कंपटीशन की जो तैयारी होती है, अगर मैं मैथ पढ़ रहा हूं तो उसमें रीजनिंग भूल जा रहा हूं और रीजनिंग पढ़ रहा हूं तो मैथ भूल रहा हूं। तो मुझे लग गया कि भाई साहब ये हमसे नहीं हो रहा। और 2015 के बाद 2018 के बाद हमने आज तक कोई गवर्नमेंट जॉब की कोई फॉर्म नहीं भरी, इसलिए कि मुझे लगता है कि उससे बेहतर जिंदगी हमारी हो सकती है। तो ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था किसी के कहने पर, तो मैं उसमें साल और लगभग 2 साल उसमें मेरा जाया गया। जाया का मतलब है बर्बाद गया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। 20 से 25 वाले लोगों के लिए आपको एकदम सीरियस हो जाना पड़ेगा। मैं उस दौर से गुजर चुका हूं। मेरे पास दिक्कत ये था कि फैमिली को लेके चलना पड़ेगा, पढ़ाई भी आपकी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, भाई है उसको भी पढ़ाना है और बहन की शादी करनी है। तो ये सारा मामला लेकर के मैं चला। 2024 में मैं इससे एकदम फारिग हो चुका हूं। फारिग का मतलब फ्री हो चुका हूं और अभी जो भी मेरे साथ हुआ, जो भी काम मैंने किए, उससे मैं सेटिस्फाइड हूं और मेरी जर्नी अच्छी चल रही है। आपको भी 20 से 25 वाली जर्नी में मुश्किलें आएंगी, घर के लोग जिम्मेवारी आपको देंगे। 20 से 25 वाली जो एज होती है ना, एक्चुअली होता क्या है ना कि ये होता है ना कि एक अब आपको अलग वे निकलना है। अपना जो आपने अभी तक किया हाँ। वो सब तो चलिए आपने किया, अब जो आपकी जो स्टेज आएगी ना वो आपका डू एंड डाई वाली चीज हो जाती है। डू एंड डाई वाली चीज तो है ही, क्योंकि यहाँ से आगे आप अब खुद ही आपको गार्जियन जिम्मेवार व्यक्ति मानना शुरू कर देंगे और आपको अपनी जिम्मेवारी अपने से लेके चलना पड़ेगा, घर की जिम्मेवारी भी देखनी पड़ेगी। तो यहाँ से बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और शायद मैं भी
अगर उस एज में था तो आमतौर पर जितना मुझसे हो पाता था शायद मैं करता था, लेकिन बहुत ज्यादा हम लोग सफल नहीं है, लेकिन फिर भी इतना सुकून है कि जो मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। एक 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 एज ए टीचर के नाते मैं आपसे पर्सनली पूछ रहा हूँ, एक नारा दिया गया था हमारे बिहार सरकार की तरफ से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल आज की जो सिचुएशन चल रही है, आपको ऐसा नहीं लग रहा आज के डेट में बेटा पढ़ाओ तो ठीक है, बेटा बचाओ भी जरूरी है? इसमें बिल्कुल। आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि सिचुएशन जिस हिसाब से हो रही है ना, आज की जो अभी की जो माहौल चल रही है, अभी कितने लड़के सुसाइड किए हैं, और वो एज ए प्रेशर में जाके एज ए डिप्रेस होके, चलिए वो तो अच्छे खासे जॉब कर रहे थे। अभी एक आईएएस, आपको याद होगा, एक आईएएस 2 महीने पहले एक आईएएस ने सुसाइड किया था, अगर आपने सुना होगा तो। आईएएस थे वो, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, कोई आईएएस है उसको क्या कमी है, बट क्या था, फैमिली रिलेशन। तो अब ये सब चीजें देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि अब एक नारा और भी सरकार को या फिर करना पड़ेगा, बेटा बचाओ भी अभियान चलाना पड़ेगा? बिल्कुल ये जरूरी है, क्योंकि जो बेटे हैं उनके ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है। एक एलुमनाई होने के नाते, यानी कि आप एक किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या आप खुद की कंपनी चला रहे हैं। दूसरा, आपको घर भी देखना है, अगर आपकी शादी हो गई है तो फैमिली को देखना है, और माता और पिता को देखना है। घर बनाने का एक बड़ा झंझट है, उसमें ईएमआई चला जाता है। तो सैलरी का या जो कह लो आप, एक बड़ा सा पोर्शन चला जाता है ईएमआई वगैरह में, घर के खर्चे में। उसके बाद जो लाइफ स्टाइल है वो धीरे धीरे सबकी बढ़ती जा रही है, तो वो जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। और बच्चे जो मतलब जो बेटे हैं वो इस चीज को इस प्रेशर को झेल नहीं पा रहे हैं, और अगर झेल नहीं पा रहे हैं तो फिर डिप्रेशन में आ रहे हैं, और डिप्रेशन में आकर के गलत कदम उठा रहे हैं, जो कि कहीं से भी ठीक नहीं है। तो आमतौर पर क्योंकि आज के डेट में ना इतनी सारी चीज केसेस से बढ़ रही है ना लड़कों को लेके, मतलब लड़के चीजें इतना डिप्रेस का मोलेस्ट हो जा रहे हैं, मतलब एक उनके पास इतना ना दबाव हो जा रहा है कि मुझे तो पर्सनली ऐसा लग रहा है कि अब एक मुहिम और चलाना पड़ेगा, बेटा बचाओ। बेटे पढ़ तो रहे हैं क्योंकि उनका मजबूरी है पढ़ना, जरूरी तो है ही, ये मजबूरी हो गया पढ़ना। पहले ऐसी चीजें नहीं थी, सरकार ने औरतों को दबाया गया था, ऐसे लगता था चलो ठीक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चला और अच्छा चला, लड़कियों के लिए बहुत चीजें हुई, और आज के डेट में बहुत अच्छा लड़कियां ग्रो भी कर रही है, आज बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, अच्छी बात है, उनको बराबरी का मौका मिलना चाहिए और मिला उनको। लेकिन इसके चक्कर में ना लड़के फंस गए, और ये सच्चाई है, इसको कोई नहीं बोलता है। लड़के तो कभी नहीं बोलेंगे, लड़कों के लिए अगर देखा जाए ना तो कानून भी देखिए, लड़कियों के लिए 50 कानून है, लड़के के पास एक भी कानून नहीं है। मैं हूँ, मेरी वाइफ है, अगर मान के चले हमारी तलाक हो रही है, वो एक शब्द में उसका तलाक हो जाएगा, मेरी आधी संपत्ति उसको चला जाएगा। अगर वही चीज मैं बोलता हूँ मुझे तलाक लेनी है, तो मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास एक कानून का एक कोई कानून लड़कों के लिए नहीं है। तो डाइवोर्स के मामले में शायद मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी समाज के किसी भी हिस्से को अगर ऐसा सिचुएशन देखने को मिल रहा है तो मैं ये कहूंगा कि बच्चों के प्रति इसमें बहुत ही ज्यादती है। हो रही है, एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, लड़कियों को भी दिया जा रहा है, लड़कों को तो खैर पहले से दिया जा रहा है। जैसे जैसे एजुकेशन चीजें बढ़ रही है ना, लोग आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, उस आत्मनिर्भर के चक्कर में ना एक वर्ग जो है ना, जो लड़कों का, जो लड़के हैं वो पीस जा रहे हैं। आप एज ए टीचर आप एजुकेशन ठीक दे रहे हैं, अच्छे दे रहे हैं, लड़कियों को भी आप अपने क्लास में मान के चलिए कि 10 बच्चे हैं, 10 लड़के 10 लड़कियां हैं, आप कोई भेदभाव नहीं करते हैं कि लड़के तो इसको ज्यादा पढ़ाऊंगा, लड़के तो इसको कम पढ़ाऊंगा, चाहे लड़का है तो भाई मैं भी लड़का हूँ ज्यादा पढ़ाऊंगा, लड़के आप बराबर का हिस्सा दे रहे हैं, जितना वो पढ़ रहे हैं उनको भी आप उतना ही दे रहे हैं, जितना ये पढ़ रहे हैं उनको भी आप उतना ही दे रहे हैं। बट लड़कों का ये मेंटेलिटी आज के डेट में जो हो गया ना, लड़कों के प्रति, ये तो लड़का है, ये तो इसको तो करना ही है, करना ही है, वो जबरदस्ती का है। मेन रीजन आज के डेट में लड़कों का ये है कि वो डिप्रेस हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ हो रहे हैं, करना है, तुम लड़के हो करोगे, क्यों नहीं करोगे, करना ही है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर इसमें गार्जियन समझ ले कि लड़के बहुत ज्यादा कोई
यूं कह लें टिस मार खान नहीं है कि लड़कों पर ज़्यादा मेंटल प्रेशर बनाया जाएगा और लड़कियों पर कम। तो मुझे लगता है कि इसमें गार्जियन का बड़ा रोल है और इसमें सुधार होनी चाहिए। अगर सुधार होगी तो समाज का कुछ हिस्सा इससे लाभान्वित भी होगा। और जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, जैसे कई भारत के ऐसे टीचर रहे हैं जिन्होंने साल साल भर डिप्रेशन की दवाइयाँ खाई हैं, तो उनके ऊपर पढ़ाने का तो मेंटल प्रेशर था ही, फैमिली का जो प्रेशर था वो उस प्रेशर से नहीं निकल पा रहे थे। तो मुझे लगता है कि इसमें सरकार को काम करना चाहिए और सरकार से पहले हम लोगों को काम करना चाहिए, तो जाकर के ये चीजें मेंटलिटी चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल। लड़कों के प्रति मैं एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ। अब हो सकता है इस क्वेश्चन के बाद मेरे पास तो क्वेश्चन उठेगी कि आप ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट है मैं वो कोई भी बोलेगा, मैं एज ए मीडिया नहीं बोल रहा हूँ, मैं एज ए लड़का बोल रहा हूँ, एज ए बॉय बोल रहा हूँ। अतुल जो सुसाइड किया था बेंगलोर में, अतुल, उसकी वाइफ को गिरफ्तार किया गया, वो 0 फेयर पे बेल हो गया उसको, क्योंकि वो लड़की थी। सेम अगर लड़की सुसाइड की रहती तो नहीं होता, लड़कों का कैसा हो जाता? तो नहीं होता। मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये सवाल हर लड़कों का है कि जो केस आज के डेट में आ रहे हैं, अतुल ने सुसाइड किया, सेम इशू डाला कि वो फैमिली से परेशान था, वाइफ से परेशान था, जो भी परेशान था, उसमें सबके दायरे में 2 लोग आए, उसकी वाइफ, उसका साला, ठीक है, दोनों को जेल हुआ, 3 दिन बाद उनको बेल मिल गया। तो ये एक हमारा जो समाज है ना, अब उनको हम क्या बोले, हम तो चीजें फेस कर रहे हैं। समाज है ना, वो लड़कों के पास आज की डेट में ना दोहरा चरित्र हो रहा है लड़कों के लिए। कोई कानून ऐसा नहीं है जो लड़कों के लिए खड़ा हो सके। लड़कों के लिए कानून तो है, लेकिन ये फेयर नहीं है। फेयर का मतलब है कि जैसे लड़कियों के लिए है वैसे लड़कों के लिए भी होना चाहिए। नहीं, जो नारा दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने तो एक्सेप्ट कर दिया। अगर बाय हम देखे तो हमने तो एक्सेप्ट कर दिया कि भाई बेटी बचाना जरूरी है, बेटी पढ़ाना भी जरूरी है। अब वही चीज अब हमारे ऊपर हावी हो रही है। इसमें हम लोगों को काम करना पड़ेगा एज ए यूथ, और अगर हम लोग काम करें तो शायद इसमें कुछ चेंजिंग हो सकता है, और शायद क्या 100% चेंजिंग हो सकता है, बशर्ते हम लोगों को काम करना पड़ेगा। एज ए टीचर आप किसको एडमायर करते हैं एजुकेशन फील्ड? देखिए, सीख तो सबसे ले लेनी चाहिए। नहीं, वो तो है, क्योंकि सीखने का कोई समय नहीं होता है ना कोई वो होता है, पर कुछ ऐसे होंगे ना जिनको आप एडमायर करते हैं, हाँ ये जिसको अपन गुरु बोलते हैं। जैसे जितने शिक्षकों से आज तक हमने पढ़ा, सब लोगों का इज्जत है दिल में, और कभी अगर हमने मिला तो अच्छे से हमने पेश भी आया। अभी तक किसी को 100% मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमने सीखा है और सीखता ही जा रहा हूँ। तो मैं इसमें 100% श्योर नहीं हूँ। लाइफ गोल क्या है? अभी तो एक कंपनी बनानी है, और कंपनी अब 1 साल में बन जाए या 2 या 3 साल में बन क्या जाए। चीज का? कुछ एजुकेशनल कंपनी बननी है, तो देखिए क्या होता है। ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन मोड में। अंदर के लिए मतलब एज ए टीचर है, मतलब अंदर के लिए आप कुछ चीजें ऐसा क्या चेंज करना चाहते हैं? 1-2 पॉइंट बताइए जिसको आप चेंज करना चाहते हैं कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ का जो माहौल है, इसमें मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे आए अपने बाजार में, ये देख के ना आए कि सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ है। ये जरूर जांच पड़ताल कर लें कि सबसे बेहतरीन कौन पढ़ा रहा है, क्योंकि सबका टाइम होता है। एक तरीका नहीं हो सकता है, ये हम लोग ने ये चीज अपनाया किया हुआ है। अब ये गलत है कि सही है, जहाँ तक हर कोचिंग में हम 3 दिन 2 दिन पढ़ने गए लगभग। जब मैं 10th का कोचिंग ज्वाइन करने गया था तो हम लोगों ने ऐसे 2-4 लोग थे, अब उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरियोसिटी बोल सकते हैं या बदमाशी बोले, जो भी बोले, हमने लगभग अंदर में उसमें 5-6 कोचिंग थी, सब में 3-3 दिन पढ़े हुए, और लास्ट में आया
आदर्श कोचिंग। तो हमें लगा कि हाँ आदर्श कोचिंग हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि और भी कोचिंग थी, हम वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाए, गए। तो ऐसे बच्चे कर सकते हैं, ये सही है कि गलत है? अगर ऐसे बच्चे कर ऐसे बच्चे अगर कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि उनकी भविष्य की बात है, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है। और जहां उनको लगता है कि ये टीचर मुझको बेहतरीन समझा पा रहे हैं, ये सब्जेक्ट ये टीचर बेहतरीन समझा पा रहे हैं, ये टीचर ये सब्जेक्ट बेहतरीन समझा पा रहे हैं, उनको शायद वहां रुक के पढ़ लेनी चाहिए। अब सबसे समस्या, बड़ी समस्या कहाँ है? बड़ी समस्या यहाँ है कि किसी भी मतलब किसी भी कोचिंग में टीचर का एक फेस वैल्यू है, और उस फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग बच्चे जाके वहां रुक रहे हैं। भले एक सब्जेक्ट वहां अच्छा मिले, बाकी दो सब्जेक्ट ठीक ना मिले। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि जहां सारे सब्जेक्ट अच्छे मिले वहां आप जाकर के पढ़े, इससे आपका जो फ्यूचर है वो बेहतर होगा, और इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो ये मेरा स्टेटमेंट रहेगा और इस कुछ? मामले में। और दूसरी बात ये कि आप थोड़ा सा टेक्निकल स्टार्टिंग से ही आप सीखने का प्रयास करें। जैसे कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले टाइम में। तो स्टार्टिंग से ही आप थोड़ा थोड़ा टेक्निकल सीखना स्टार्ट करिए। इससे आपका मानसिक जो विकास होगा वो बेहतरीन होगा, आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी, और आपके लिए बेहतरीन होगा। टेक्निकल का तो ये सीन है कि सरकार ने भी बोल रखा हुआ है स्कूल वालों के लिए कि आप इस क्लास 5 क्लास के बाद को बच्चों को एक टेक्निकल शिक्षा देने का कोशिश करें। गवर्नमेंट ने भी इस चीज पे ऊपर रखा है ना, फोकस कर रही है, क्योंकि अब जरूरी भी तो है ना कि एक पहले का एजुकेशन था जो हम लोग के टाइम था, या फिर इसके थोड़ा सा पहले भी था, एक सब्जेक्ट चल रहा है, पास हो गए सब्जेक्ट के हिसाब से। 10th 12 के बाद पता चलता है कि टेक्निकल नाम की कुछ चीज भी होती है। गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है कि आप स्टार्ट से ही बच्चों के माइंड में डालिए, उनको जब तक लगेगा कि हाँ क्या करना है तब तक वो उनको पता चल जाएगा कि 12 जाते थे हमें को आगे करना क्या है। क्योंकि वो जब गवर्नमेंट भी उस पर फोकस कर रही है कि 5 क्लास के बाद से बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन के बारे में आप लोग बताइए कि उनको अब वहां पे उनका इंटरेस्ट आ जाएगा, जिसको जो करना है वो कर सकता है, तो आगे जाके चीजें सही हो जाएगी। अब वही चीज है कि आप अब जैसे बच्चे होते हैं 10th आपके पास कोचिंग करने आते हैं, 10th के बाद आएंगे 12 में एडमिशन ले लेंगे, आपके पास ही आ जाएंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे सर अब क्या करूं, आते होंगे आपके पास ऐसे बच्चे आते होंगे कि 12 एग्जाम दे के आके बोलेंगे सर अब मैं क्या करूंगा बताइए। सर तो डिसाइड नहीं करेंगे आपको क्या करना है, आपने पढ़ा है, आपको पता है कि हाँ ये बच्चा इतना है, तब तो बता दोगे कि चल तेरा इंटरेस्ट इसमें तू यहाँ चले जा। तो वैसे अगर आपके पास बच्चे आते हैं उनको कैसे गाइड करते हैं? जैसे हम लोग, अगर कोई 11th और 12th क्लास में बच्चा मेरे यहाँ 2 साल पढ़ा, या केवल 12th क्लास ही पढ़ा, तो 1 साल में समझ में आ जाता है कि कौन सा विद्यार्थी कितना मेहनती है और इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, धीरे धीरे पता चल जाता है। तो अगर बच्चा अपने से कह रहा है कि ये मुझे, मतलब जैसे हम लोग ऑप्शन रखते हैं कि ये है ये है ये, अगर तो बायोलॉजी तुम्हारा अगर सब्जेक्ट है तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश अगर आपका ये सब्जेक्ट है, तो इससे आप इस सेक्टर में जा सकते हैं। हम लोग ऑप्शन रखते हैं, उसमें से जो उनको ज्यादा अच्छा लगता है कि हाँ ये काम ठीक है, तो उसमें वो लोग प्रीफर करते हैं जाना। तो हम लोग भी कहते हैं कि हाँ इसमें ठीक है। जैसे वर्ड है ना एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो जैसे ही पता चलता है वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अगर एक्सेप्ट करके उसमें जा रहे हैं तो एक्सेप्टेंस उनका है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट उनका है, काम करने में मजा उनको आएगा, तो ठीक हो जाता है। मतलब वो होता है कि उनके हिसाब से हाँ वो भी होता है ना कि आपके पास अगर कोई बच्चा है इतने टाइम से तो पढ़ने में कैसा एज ए टीचर आप उसको हाँ, वो समझ सकते हैं कि कैसे इसको। अब उसके पास ऑप्शन आपने रख दिया भाई ये ऑप्शन है ये ऑप्शन, हाँ, तेरा इंटरेस्ट कहाँ है वो चूज कर। हाँ, ऐसा मतलब जबरदस्ती वाला सीन नहीं रहता नहीं कि नहीं तू पढ़ने में ठीक है तू तो ये कर ना, इसलिए कि पैसा तो गार्जियन को देना है, पढ़ना उसको है, पढ़ना उसको है, गार्जियन को पैसा देना है। एक बच्चा जिसका
इंटरेस्ट था मैकेनिक्स जैसी चीज़ों में, और बच्चों को देख देख करके उसने बायोलॉजी सिलेक्ट कर लिया। बायोलॉजी पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, मैथ और हिंदी और इंग्लिश पढ़ा। 2 साल के बाद आके कहता है कि हमारा मन इसमें बिल्कुल भी नहीं है, और मेरा मन मैकेनिक्स जैसी चीज़ों में है, गाड़ी बनाने वाला जो है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, उसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो बताइए हम क्या करें। तो हमने उसको सजेशन दिया कि देख, अगर 10th क्लास के बाद पूछता तो सीधा डिप्लोमा हो सकता था, और अगर 12th क्लास के बाद पूछ रहा है और बायोलॉजी स्ट्रीम है तो फिर उसमें तो एडमिशन होगा नहीं। तो फिर वापस से वो विद्यार्थी 10th क्लास के डिग्री पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में उसने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एडमिशन कराया और अभी पढ़ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी देख देख करके सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, लेकिन एरिया ऑफ इंटरेस्ट उनका अलग है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा आता है तो हम लोग गाइड जरूर कर देते हैं कि 2 साल तुम्हारा जाया गया, लेकिन मेंटल एबिलिटी जो है उससे थोड़ी सी चेंज हो ही गई होगी 2 साल में। तो 10th क्लास के बाद करता तो हो सकता था थोड़ा सा ट्रबल आता, मुश्किलें फेस करनी पड़ती, लेकिन अब हो सकता है कि उसको फेस ना करना पड़े। पिछले साल के जो टॉपर है बिल्कुल, आपके 12 के, मतलब 1 से 5 तक जो टॉपर है, टच में है? हाँ अभी टच में, उनको आप इनवाइट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक्चुअली क्या है ना, एक इंटरव्यू लेना है बच्चों का, टॉपर से नहीं, मतलब एक बच्चों का लेना है। हाँ, जैसे कि अभी जो 12 वाले एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए वो बेनिफिट हो जाएगा कि वो किस तरीके से तैयारी किए, किस तरीके से पढ़ाई किए, क्योंकि अभी मात्र 10 से 12 दिन है। और ये जो 10-12 होता है ना, एक हमने जब कॉलेज किए थे ना, तो हमें 6 महीने टीचर पढ़ाते थे, टीचरों की पढ़ाई तो समझ में आती थी। एग्जाम से 2 दिन पहले जो हमारा दोस्त पढ़ा देता था ना, वो सारे 6 महीना कवर कर देता ऐसा होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उन बच्चों का जो एक्सपीरियंस होगा, ये जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, इनके लिए वो बेनिफिट हो सकता है। बिल्कुल, तो मैं बात करता हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो चीजें मैं जो कर रहा हूँ ना, ये चीजें ऐसा है कि लोगों को समझ में आए चीजें कैसे हो रहा है, और जो कर चुके हैं ना वो अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं। आप एज ए टीचर आपने सारी चीजें बता दिया कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है। एज ए स्टूडेंट वो जो बताएंगे ना, वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे, उन्होंने उस चीज को कैसे किया, कैसे उस चीज को प्रिफर किया, कैसे उस चीज को सॉल्व किया, किस तरीके से पढ़ाई की, किस तरीके से जाके एग्जाम दिया। तो वो एक अलग, हम लोग तो पुराने हो गए, हम तो एक्सपीरियंस देंगे, अपने वाले देंगे जो हमने दिया हुआ है, और अभी के पैटर्न उस टाइम के पैटर्न में बहुत डिफरेंस हो गई है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने जो समय दिया आपके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इनवाइट किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ आप हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे जो स्टूडेंट अभी जो एग्जाम देने वाले हैं 12 उनके लिए कुछ 2 शब्द बोले। देखिए, जैसे अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, और एनसीईआरटी को फोकस करके चलना है। रिवीजन उसी एनसीईआरटी के को पकड़ के चलना है। आपकी कॉपी साल भर में जो आपने पढ़ा वो बहुत शानदार है, जहां से भी आपने पढ़ा उसको बार बार रिपीट करते रहिए। शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास करिए। जैसे आंध्र बाजार में शॉर्ट नोट्स क्या चीज होती है किसी को पता नहीं, तो शॉर्ट नोट्स हमारे यहाँ बनता है, बच्चे बनाते हैं, जो जिनको लगता है कि मुझे बनाना चाहिए वो बनाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स उनका बनाइए, रिवीजन करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, और बार बार रिवीजन करिए। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिंदी का, इंग्लिश का। इसमें इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए। ऐसा नहीं है कि मैं अगर केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मेरा केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, मेरा भी है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि हिंदी ज़्यादा इजी है कंपेयर टू केमिस्ट्री। तो अगर आपको जो लगता है कि इसमें मेरा ज़्यादा नंबर उठ सकता है तो उसको बार बार रिवीजन करिए। जो थोड़ा सा कमज़ोर है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। तो बेस ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, और हम लोग पॉडकास्ट को यही समाप्त करते हैं।
अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद।